आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इस चैप्टर के जितने भी आपके नोट्स हैं यानी हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी हम साथ साथ में कवर करने वाले हैं। तो साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी इनको लिख सकते हैं। और इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट को हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके रासायनिक समीकरण। ओके, तो रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा होती है, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो Zn प्लस H2SO4, उसके बाद में है ZnSO4 प्लस H2। ओके, तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, उत्पाद। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल है, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें अभिकारक की, यानी अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या फिर हम इसको क्रियाकारक भी कह सकते हैं। यानी अभिकारक को क्या कहा जाता है, क्रियाकारक कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल हैं Zn प्लस H2SO4, ये दोनों यहाँ पर क्या हैं, अभिकारक है यानी क्रियाकारक है। उसके बाद में तीर का निशान ZnSO4 प्लस H2, ये यहाँ पर दोनों क्या हैं, उत्पाद। अब हम बात करें उत्पाद की परिभाषा की, उत्पाद किसे कहते हैं। तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण यानी पूरा होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं या उन्हें क्रियाफल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4, ये दोनों तो क्या हैं, क्रियाकारक हैं, अभिकारक हैं। और यहाँ पर अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद जो नया पदार्थ बना है इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, यानी इसको P से दर्शाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी जो रासायनिक समीकरण है उनको हम संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में क्या होती है, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक यानी क्रियाकारक व उत्पाद दोनों में क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जहाँ पर एक इक्वेशन हमें दिया गया है, एक अभिक्रिया हमें दी गई है 3Fe प्लस 4H2। ओके, और यहाँ पर Fe3O4 प्लस 4H2। इधर हम बात करें क्रियाकारक और इधर बात करें हम उत्पाद। तो दोनों तरफ जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या है, बराबर है। तो ये एक प्रकार का क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद में दूसरा जो रासायनिक समीकरण है 2H2 प्लस O2, और उसके बाद में तीर का निशान 2H2। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या है, परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसके बाद में है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक जो अभिक्रिया हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, संयुग्मन अभिक्रिया, और इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी संयोजन अभिक्रिया और इसका दूसरा नाम क्या है, संयुग्मन अभिक्रिया, और इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। और दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया, और इसे हम क्या कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। और तीसरी रासायनिक अभिक्रिया आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया आपकी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 5 नंबर पर है आपके विस्थापन अभिक्रिया, और 6 नंबर पर आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 7 नंबर पर आपके उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और 8 नंबर पर है आपके अपचयन अभिक्रिया, और 9 पर है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में इसे हम कह सकते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो संयोजन अभिक्रिया है, जो योगात्मक अभिक्रिया है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल ये आपको याद करने हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो बहुत ईजी है, ये आपको अच्छे से याद करनी है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया इसे हम कह सकते हैं। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? कोयले का दहन। तो कोयले का दहन है, इसका रासायनिक समीकरण क्या है? C+O2, C+O2, उसके बाद में तीर का निशान और CO2। उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है जल का निर्माण। अब देखिए जल का निर्माण कैसे होता है, यानी जल में कौन कौन से आयन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इसकी रासायनिक समीकरण की तो 2H2+O2 और तीर का निशान 2H2O। ओके, ये एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। तीसरा है आपके गंधक का दहन, यानी गंधक का जो दहन होता है इसका रासायनिक क्या होता है, जो समीकरण है वो क्या होता है? S+O2 और उसके बाद में क्या है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। और 4 नंबर पर है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? CaO। ये क्या है? एक प्रकार का बिना बुझा हुआ चूना है और इसके अंदर यदि हम जल मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनेगा। उसके बाद में हम बात करें सेकंड जो रिएक्शन है आपके, सेकंड जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, और इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने है फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो फेरस सल्फेट है, उसकी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? 2FeSO4, उसके बाद में तीर का निशान और यहाँ पर है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो एग्जाम्पल है वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं? संगमरमर यानी मार्बल भी कहते हैं। तो यहाँ पर संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? CaCO3 होता है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपके सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है? 2AgBr। ओके, AgBr। अब इसका अपघटन होगा तो क्या क्या बनेगा? 2Ag+Br2। अब इस अभिक्रिया का उपयोग, यानी ये अभिक्रिया आपको दे दी जाए क्वेश्चन में आपके एग्जाम में, और इसका उपयोग आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। 2AgBr और तीर का निशान 2Ag+Br2। अगर इस अभिक्रिया का उपयोग आता है एग्जाम में तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है आपके सामने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या इसके उदाहरण हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन यानी प्राकृतिक गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4 और प्लस 2O2, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया क्या बनाएगी? तीर का निशान यहाँ पर CO2 प्लस 2H2 प्लस ऊर्जा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यानी प्राकृतिक गैस का जो दहन है इसका रासायनिक समीकरण आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में सेकंड है आपके श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको समझाना है उदाहरण सहित। तो सबसे पहले अगर इसकी हम व्याख्या करेंगे तो किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए
हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य को जीवित रहने के लिए या हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, C6H12O6 प्राप्त होता है। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। क्या है? श्वसन। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज है यानी C6H12O6 प्लस 6O2। उसके बाद में तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये रासायनिक समीकरण आपको याद रखना है। तीसरा जो उदाहरण है वो है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीनों उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या है इसका? H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा और यहाँ तीर का निशान है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 2HI। और सेकंड एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा और यहाँ पर क्या बन रहा है? 2NO। ओके, तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं और एक इसकी जो परिभाषा है ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। विस्थापन अभिक्रिया काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, इसके उदाहरण ये आपको याद करने हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? Zn प्लस CuSO4। उसके बाद में ZnSO4 प्लस Cu। ये उदाहरण भी आप याद रख सकते हैं। सेकंड है Fe प्लस CuSO4 और यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच यानी क्रियाकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों के बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और तीर का निशान है यहाँ पर BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है उपचयन अभिक्रिया। यानी उपचयन अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो? वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो? त्याग, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो यानी ऑक्सीजन जुड़ता हो या संयोग करता हो किसी अन्य तत्व के साथ, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन का त्याग हो यानी हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो हाइड्रोजन की कमी हो। और उदाहरण की हम बात करें तो इसका पहला उदाहरण है 2Mg प्लस O2 और 2MgO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 2Cu प्लस O2 2CuO। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो
तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें और जो हाइड्रोजन होता है उसकी संख्या में वृद्धि हो और ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग होता है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। यानी जो उपचयन हमने पढ़ा है उससे अपोजिट आपको इसमें लिखना है। अब देखिए उपचयन में हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन की वृद्धि और इसमें ऑक्सीजन की कमी, और उसमें हाइड्रोजन की कमी हुई थी तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यानी उसका अपोजिट है। तो अपचयन अभिक्रिया उसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है CuO+H2, Cu+H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी। उसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी बोर्ड में काफ़ी बार ये जो अभिक्रिया है आ चुकी हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, यानी जिसमें उपचयन भी हो और साथ में अपचयन भी हो, तो दोनों साथ साथ काम करें उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या अपौपचय अभिक्रिया। तो इसका जो उदाहरण है वो है CuO+H2 और Cu+H2। तो यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, देख Cu+Cu, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे? उपचयन। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी आपको अच्छे से समझनी है, तो आपके एग्जाम में आ सकती है। अब हम बात करें अगले टॉपिक की, तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी दैनिक जीवन में डेली लाइफ में उपचयन है, जो रिएक्शन है, उपचयन अभिक्रियाएं हैं, उनका क्या प्रभाव होता है? तो पहला प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षारण। यानी संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल ये आपको याद करने हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु है वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। और उदाहरण की हम बात करें तो चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे पर जंग लगना, ये तीन एग्जाम्पल आपको याद करने हैं कि चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे पर जंग लगना, ये तीनों उदाहरण किसके हैं? संक्षारण के। उसके बाद में सेकंड जो प्रभाव है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, यह आपको ध्यान रखना है कि तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं और इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक जो पदार्थ हैं वो मिलाकर या भोज्य पदार्थों में निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण आपने आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। यानी विकृत गंधिता का जो प्रभाव है वो क्या होता है कि तेल और वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं और इनकी जो गंध व स्वाद है उनमें परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। फिर इनमें ऑक्सीकारक जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है वो मिलाकर या भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आलू की चिप्स में, आलू की जो चिप्स है उसकी थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। तो ये अच्छे से आपको तैयार करना है और ये कंप्लीट नोट्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 जो आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है इसके कंप्लीट नोट्स हैं, मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं। तो अच्छे से आपको ये सारे नोट्स पढ़ने हैं।